हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद चित्रलेखा में। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम यूपीपीसीएस प्री 2024 को टारगेट कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग जीएस के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और जीएस का सेट नंबर 7 आज होने वाला है। इससे पहले हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सेट पेपर के जीएस के जो सेट पेपर हैं उसके अलावा भी हम लोग चुनाव पे चर्चा कर चुके हैं और उसके साथ साथ 2023 के करंट अफेयर्स में हम इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस, नेशनल प्लस इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और उसके साथ साथ जो ज्वलंत मुद्दे थे उनको भी देख चुके हैं। करंट अफेयर्स में हम लोग ऑलमोस्ट 100+ MCQs कर चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने वो क्लास भी नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 2023 का करंट अफेयर, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा है कि 4 से 5 क्लासेस में मैं पूरा 2023 का करंट अफेयर कवर करूंगी, तो अभी तक एक क्लास हो चुकी है, दूसरे नंबर की क्लास आपको जल्दी ही मिलेगी। ठीक है, तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास में आपको पर्यावरण और पारिस्थितिकी से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम नेशनल पार्क्स और बायो रिजर्व भी कवर करेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? तो यहाँ पर जो भी ऑप्शंस आपको दे रखे हैं इनमें बांग्लादेश में आर्सेनिक से प्रदूषित जल बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा कहा जाता है? तो यूकेलिप्टिस जो होता है ये पर्यावरण के लिए खतरा कहा जाता है, क्योंकि यूकेलिप्टिस जहाँ भी लगा होता है ये वहाँ की जो जैव विविधता होती है उसको तो खराब करता ही है, साथ ही साथ ये जो भूमिगत जल है उसका बहुत ही ज़्यादा यूसेज कर देता है, इसीलिए इसको पर्यावरण के लिए खतरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल विरंजन का सबसे प्रभावी कारण है? देखिए, प्रवाल विरंजन क्या होता है, जो प्रवाल वित्तियाँ होती हैं वो जब उनका नेचुरल कलर छोड़ने लगती हैं, कहने का मतलब ये है वो सफ़ेद होने लगती हैं, तो उस क्रिया को ही प्रवाल विरंजन कहा जाता है। तो ये जो भी ऑप्शंस आपको दे रखे हैं इनमें से प्रवाल विरंजन का सबसे प्रभावी कारण जो है समुद्र जल के सामान्य तापमान में वृद्धि है। जब समुद्र जल का तापमान बढ़ने लगता है, जो प्रवाल होते हैं, ठीक है, जिन्हें मूंगा कहते हैं, प्रवाल क्या होता है, प्रवाल अपने खोल छोड़ने लगते हैं। तो जब वो अपने खोल से बाहर आने लगते हैं, खोल छोड़ने लगते हैं, तो वो मर जाते हैं। इसी वजह से क्या होता है, जो प्रवाल वित्तियाँ होती हैं वो सफ़ेद पड़ने लगती हैं। इसी प्रक्रिया को प्रवाल विरंजन हम लोग कहते हैं और ये सामान्य तापमान में जो जल है समुद्र का उसमें वृद्धि होती है, इस वजह से प्रवाल विरंजन जो है बहुतायत मात्रा में इस समय देखा जा रहा है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन क्षयकारी पदार्थ है? ठीक है, कौन सा पदार्थ जो है ओजोन लेयर जो है उसमें डिप्लीशन करता है, उसको परत को पतली करता है? इस क्वेश्चन का मतलब इस तरीके से भी समझ सकते हो आप लोग। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये एक मुख्य पदार्थ है जो ओजोन के क्षय का कारण होता है। हेलोन्स ये भी हैं और कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये तीनों ही जो पदार्थ हैं ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, पतला करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 1, 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, विद्युत तापमान पर डेटा एकत्र करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश में वैश्विक वायुमंडल वॉच स्टेशन नहीं है? तो ये जो भी ऑप्शंस हैं इनमें से भारत जो है उस पर वहाँ पर वैश्विक तापमान पर डेटा एकत्र करने के लिए वायुमंडल वॉच स्टेशन नहीं है। कहाँ पर नहीं है? भारत में नहीं है। बाकी अल्जीरिया, ब्राज़ील और केनिया इन तीनों देशों में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, निम्नलिखित में से कौन पिछली शताब्दी के दौरान पृथ्वी के तापमान में औसत वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 0.9 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए, पिछले 100 वर्षों में तकरीबन 1 डिग्री यहाँ पर 0.9 है, वैसे इस तापमान को 1.5 डिग्री तक माना जा सकता है। ठीक है, तो 100 वर्षों में लगभग 0.9 डिग्री एवरेज टेम्परेचर बढ़ा है, तो हमारे जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा 0.9 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जो मैक्सिमम लिमिट है ये 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर आपके पास दो सूचियाँ दे रखी हैं और एक तरफ वायु प्रदूषक दे रखे हैं, दूसरी तरफ प्रभावित अंग दे रखे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन साइंस में भी जा सकता है, कभी कभी साइंस में भी आ जाता है, लेकिन अभी पर्यावरण में आया है तो इसको यहीं पे करते हैं। एस्बेस्टस डस्ट जो होती है, इससे प्रभावित होने वाला जो मनुष्य का अंग है ये है फेफड़े। ठीक है, फेफड़ों में जाकर एस्बेस्टस धूल जमा होती है और सांस लेने में दिक्कत क्रिएट करती है। लेड जो है, लेड से क्या हो जाएगा, लेड से मस्तिष्क सबसे ज़्यादा प्रभावी अंग हो जाता है, ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मरकरी जो कि पारा होता है, पारा क्या करता है, ये पेट को प्रभावित करता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त प्रवाह में बाधा डालती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनके साथ बॉन्डिंग क्रिएट करके रक्त प्रवाह को रोक देती है, जिससे कि मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारी मैचिंग है। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इको मार्क जिन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है वे हैं। तो देखिए, इको मार्क जिन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, इको ट्रेड मार्क, वे पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पर्यावरण के अनुकूल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वैश्विक ऊष्मन में योगदान नहीं देता है। तो देखिए, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, ये सभी गैसें जो है वैश्विक ऊष्मन में अपना योगदान देती हैं। किस प्रकार से, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती हैं गैसें। लेकिन सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट नहीं करते हैं, वैश्विक ऊष्मन में अपना योगदान नहीं देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, जलवायु परिवर्तन किसके कारण होता है। तो ग्रीन हाउस, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण, इन तीनों के कारण ही जलवायु परिवर्तन होता है मुख्यतः। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा समूह हरित गृह प्रभाव में योगदान देता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सी गैस क्रिएट करती है, तो हमारे पास जो समूह है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ठीक है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरण किसका कारण बनती हैं। तो जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें हैं, जिसे यूवी रेज या अल्ट्रावायलेट रेज भी कहा जाता है, ये क्रिएट करती हैं त्वचा का कैंसर, डर्मल कैंसर। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब हमारे पास दो कथन, एक कथन है और एक कारण है। ठीक है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो कथन क्या कह रहा है, जलवायु परिवर्तन भारत में सामाजिक तनाव में वृद्धि करने के लिए अग्रणी है। ये बिल्कुल सही बात है। जलवायु परिवर्तन जो है केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सामाजिक तनाव में वृद्धि करता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण पर्यावरण में तो परिवर्तन आता ही है, वैश्विक तापमान बढ़ता है, इसके साथ साथ समाज में भी एक तनाव क्रिएट करता है कि हम आ रही जो अगली पीढ़ी है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, इनको हम कैसे बचा कर रखें और नेचुरल क्लाइमेट कैसे क्रिएट किया जाए। तो कथन जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब कारण आर कैसे सपोर्ट करेगा इसको या नहीं करेगा देखते हैं। चरम मौसम की घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर परिणाम होंगे। ये भी बिल्कुल सही बात है। देखिए, जब जलवायु परिवर्तन होता है तो मौसम की घटनाएं जो होती हैं बहुत जल्दी बदल जाती हैं, मौसम बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है और जो मौसम की आवृत्ति और तीव्रता होती है उससे खाद्य सुरक्षा का परिणाम तो गंभीर होगा ही, क्योंकि बारिश के मौसम में बारिश नहीं होगी तो फसलों का उत्पादन कैसे होगा। यदि मान लीजिए बारिश हद से ज़्यादा हो जाती है, बाढ़ की स्थिति क्रिएट हो जाती है, तो ये भी फसलों को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए कथन ए जो सही है और आर इसका सही तरीके से कारण बताता है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही कारण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, जलवायु परिवर्तन के प्राथमिक कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो देखिए, जलवायु परिवर्तन के जो प्राथमिक कारण हैं ये जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक जलना, जिस जीवाश्म ईंधन में आपका हो जाता है डीजल, पेट्रोल, कोयला, ये सारे जीवाश्म ईंधन आते हैं। तेल द्वारा संचालित ऑटोमोबाइल का विस्फोटन, जिसमें कि देखिए जो भी ईंधन होता है जिसका ऑक्टेन नंबर जितना अधिक होता है उसमें ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा निकलती है। जो डीजल या पेट्रोल से संचालित ऑटोमोबाइल होते हैं इसमें क्या होता है, यहाँ से बहुत सारे प्रदूषणकारी पदार्थ निकलते हैं जो कि जलवायु परिवर्तन का कारण बनते हैं। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद सोलर फ्लेयर का बढ़ना, तो ये जो तीसरा है कारण, ये सोलर फ्लेयर का मतलब ये है कि जो सौर
लपट है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई है, लेकिन ये जलवायु परिवर्तन का कारण नहीं है, क्योंकि ये बहिर्मंडल में होती है, वायुमंडल में नहीं होती है। तो ये इस हद तक जिम्मेदार नहीं है कि प्राथमिक कारण ये नहीं हो सकती, तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद चौथा है भारी वनोन्मूलन। बहुत ज़्यादा वनों के कटने से भी जलवायु परिवर्तन होता है, तो चौथा भी सही हो जाएगा। अब हमारे पास 1, 2 और 4 जिसमें होंगे हम उसको टिक करेंगे। तो हमारा जो कोड है ऑप्शन नंबर 2, ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, 1, 2 और 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय परिवर्तन होता है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सूची का क्वेश्चन है। इसमें आपके पास 2 सूचियां हैं। एक तरफ आपको बायोस्फीयर रिजर्व मतलब कि जैव आरक्षित क्षेत्र दे रखे हैं, दूसरी तरफ राज्य दे रखे हैं। हमें मैच करना है कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कौन से राज्य में पड़ता है। ठीक है, तो मानस जो है सबसे पहले आएंगे हम मानस पर। मानस आपको मिलेगा असम में। ठीक है, उसके बाद सुंदरवन जो है सुंदरवन मिलेगा आपको पश्चिम बंगाल में। फिर आता है नंदा देवी। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में मिलेगा और पचमढ़ी मध्य प्रदेश में मिलेगा। तो इस तरीके से ये हमारी मैचिंग हो जाती है। बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील पर है? तो केबुल लामजाओ जो है लोकटक में मिलेगा, जो कि मणिपुर में मिलती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। किस पदार्थ को इको मार्क दिया जाता है? तो जो पर्यावरण से मित्रवत होते हैं उनको इको ट्रेड मार्क दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपको उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले में, जो कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का, कौन सा है? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी में मिलेगा आपको दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में 1975 में जिस वन्य जीव अभ्यारण्य को स्थापित किया गया था वो है कतरनिया घाट। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क आपको कहाँ मिलेगा? असम में मिलेगा। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हमारे क्वेश्चन में यही पूछा गया है किसके लिए जाना जाता है? तो एक सींग वाले गैंडों के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और एशियाई शेर के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? तो ये गिर मिलेगा आपको गुजरात में। अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 सूचियाँ दे रखी हैं, एक तरफ अवस्थिति है, दूसरी तरफ जैव मंडल रिजर्व दे रखे हैं। तो उत्तराखंड में आपको मिलेगा नंदा देवी। ठीक है, मेघालय में आपको मिलेगा नोकरेक, मध्य प्रदेश में आपको पचमढ़ी मिलेगा और सिमलीपाल कहाँ मिलेगा? उड़ीसा में। तो ये हमारी मैचिंग हो जाती है। इस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इनको ध्यान में रखेंगे आप, अच्छे से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है? तो मन्नार की खाड़ी जो कि गुजरात में पड़ता है, ये है एक समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में नॉमिनेट किया गया है? तो देखिए ये जो भी 4 आपको कूट दे रखे हैं, इनमें पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में रिजर्व किया गया है और दूसरा है पश्चिमी घाट। ठीक है, तो 1 और 3 ये दोनों नामित किए गए हैं। तो हमारे ऑप्शन नंबर 2 जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। केवल 1 और 3, पूर्वी घाट और पश्चिमी हिमालय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? तो ये इटावा में है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट पर आते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को 2 सूचियाँ दे रखी हैं, एक तरफ जैव मंडल रिजर्व दे रखा है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दे रखा है। हमें बताना है कि कौन सा जैव मंडल जो है किस वर्ष स्थापित किया गया। तो नीलगिरी जो है, नीलगिरी स्थापित किया गया था 1986 में, 1986 4 से मैच हो जाएगा। नंदा देवी की स्थापना कब की गई थी? 1988 में की गई थी। सुंदरवन की स्थापना कब की गई थी? सुंदरवन जो है 1989 में स्थापित किया गया था। और कंचनजंगा को 2000 वर्ष 2000 में क्या दिया गया था? जैव मंडल रिजर्व का स्थान दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये। बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको 2 सूचियाँ दे रखी हैं, एक तरफ अभ्यारण्य दे रखे हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य उद्यान, और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दे रखी है। अब यहाँ पे A और B 2
सूची 1 और सूची 2 दे रखी है। ये थोड़ा सा फॉर्मेटिंग गड़बड़ है, लेकिन एडजस्ट करते हैं हम लोग, यहाँ पर मैचिंग करते हैं। दाची गाम आपको कहाँ पर मिलेगा? दाची गाम आपको मिलता है जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ पर लाकर मैच कर दीजिए। केवला देव कहाँ पर मिलता है? केवला देव मिलेगा आपको राजस्थान में। केवला देव पक्षी अभ्यारण्य है, इसके साथ साथ ये रामसर स्थल भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। कान्हा आपको कहाँ पर मिलेगा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में मिलेगा। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य आपको केरला में अर्थात केरल में मिलेगा, ठीक है। तो ये 3 से मैच कर दीजिए। इस तरीके से हमारी मैचिंग कंप्लीट होती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो देखिए, ये आपको टर्म्स दे रखे हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के, और दूसरी तरफ उनके नाम दे रखे हैं साइंटिस्ट के जिन्होंने इसको प्रतिपादित किया। तो जैव मंडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ये प्रतिपादित किया गया था जैव मंडल या जीव मंडल एडवर्ड सूसे के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। पारिस्थितिकी तंत्र ये एजी टंसले के द्वारा किया गया था, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखिएगा इसको। अभी इसका नाम बदल दिया गया है, इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। ये उत्तराखंड में मिलेगा, ठीक है, तो नाम भी इसका ध्यान रखिएगा, बदल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण कार्यनीति है? तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण और बढ़िया कार्यनीति मानी जाती है, ये बायोस्फीयर रिजर्व माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण के लिए अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 1986 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, 1986 में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा कहाँ से उत्पन्न हुई है? तो कार्बन क्रेडिट की अवधारणा जो है उत्पन्न हुई थी क्योटो प्रोटोकॉल से, जो कि जापान में हुआ था, ठीक है, जापान में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। तो कार्बन क्रेडिट की अवधारणा यहीं से उत्पन्न हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? ये मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीसरी बार ये क्वेश्चन आ रहा है अभी, ठीक है। तो 1986 में हुआ था, ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीरी कहाँ पर मिलेगा आपको? तो यदि आप महाराष्ट्र में जाएंगे, नागपुर में मिलेगा आपको नीरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इको ट्रेडमार्क किसको दिया जाता है? तो पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री के लिए इको ट्रेडमार्क दिया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वन के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र कितना प्रतिशत होना चाहिए, हमें बताना है। तो 33% क्षेत्र जो है कम से कम होना चाहिए पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए वनों के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 33%। अगला क्वेश्चन है। 50 से अधिक देशों द्वारा अनुसमर्थित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कब प्रभावी हुआ था? तो ये 21 मार्च 1994 को प्रभावित हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान आपको कहाँ पर मिलेगा? ये बरेली में मिलेगा आपको। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्र भूमि को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो चिल्का झील, लोकटक, ये लोकटाकी नहीं है, लोकटक झील है, ठीक है, केवला देव और बुलर झील, ये चारों जो है रामसर स्थल के रूप में नामित किए गए हैं। तो जिसमें ये सारे ऑप्शन मिलेंगे, दैट मीन्स उपरोक्त सभी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP21 कहाँ पर आयोजित किया गया था, हमें बताना है। COP21 संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के द्वारा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया था पेरिस में। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कोप का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, ठीक है, और इसका 11वां सत्र था जो कि क्योटो में हुआ था, और उसके बाद 30 नवंबर से 11 दिसंबर 2015 तक ये बैठक हुई थी। पेरिस के फ्रांस में हुई थी, ध्यान रखिएगा, पेरिस के फ्रांस में। उसके अलावा आपको 1992 में एक और बैठक हुई थी जिसे रियो डी जेनरियो की अर्थ समिट कहा जाता है, जिसे UNFCCC के द्वारा लागू किया गया था या अपनाया गया था। कब हुई थी? 1992 में हुआ था। अर्थ समिट का नाम ध्यान रखिएगा, रियो डी जेनरियो में हुई थी 1992 में। अच्छा, पेरिस समझौता हुआ क्यों था? तो पेरिस समझौता जो है इसलिए हुआ था कि जो तापमान की वृद्धि है उसको 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम करने के लिए, ठीक है, UNFCCC
का UNFCCC का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला ये निकाय है इस मामले में, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई हमारी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है यूरो उत्सर्जन मानदंड उत्सर्जन मानक है। ये एक वाहन से उत्सर्जन के लिए एक पैकेज सीमा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैसें इसके अंतर्गत आती हैं? तो यूरो उत्सर्जन मानदंड जो निर्धारित करता है, जिसमें कि गैसें जो आती हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये तीनों गैसें आती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना कब जारी की गई थी? वर्ष 2008 में जारी की गई थी, नई दिल्ली में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वर्ष 2008। अगला क्वेश्चन है एजेंडा 21 की सही परिभाषा क्या है? तो या फिर यूँ कहें कि एजेंडा 21 किससे जुड़ा हुआ है? तो एजेंडा 21 जो है 21वीं सदी में वैश्विक पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी हुई एक कार्य योजना है। इसमें कुल 21 एजेंडे जो है निर्धारित किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये किससे जुड़ा हुआ है? ये सतत विकास से जुड़ा हुआ है। सतत विकास क्या होता है कि हम अपना विकास तो करें ही, साथ साथ कि जो पर्यावरण है, हमारा प्राकृतिक पर्यावरण भी है, उसका दोहन भी इस तरीके से करें कि हमारा प्राकृतिक पर्यावरण नष्ट नहीं हो, ठीक है। इसके बारे में थोड़े फैक्ट देख लेते हैं। एजेंडा 21 सतत विकास से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की एक कार्य योजना है और 1992 में ब्राजील में जो रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था समिट पर्यावरण और विकास पर संयुक्त सम्मेलन UNCED का परिणाम था। यह विश्व स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र के संगठनों, सरकारों और हर क्षेत्र में प्रमुख समूहों के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का एक व्यापक मूल योजना है जिसमें मनुष्य सीधे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। इनकी संख्या 21वीं शताब्दी की कार्यसूची को दर्शाती है, 21 है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम भी एजेंडा 21 रखा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आज के क्लास के हमारे क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। आज हमने 45 क्वेश्चन किए हैं। आज की क्लास में आपका स्कोर कितना रहा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक किए हुए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। पसंद आई है तो क्लास शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप्स में, अपने पीयर ग्रुप्स में। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो और मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि UPPCS के प्री 2024 को टारगेट करने के लिए हम लोग GS के सेट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। उसके लिए आप लोगों को बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आने वाले वीडियो की जो जानकारी है आपको सबसे पहले पहुंच जाएगी और आप लोग अपना वीडियो जल्दी से जल्दी देख पाओगे। क्लास पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।